अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट डिमांडिंग नावल वो आज की मेरी के सीज़न 4 यानी ऑब्सेस्ड इन लव के एपिसोड 2 को लेकर। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियो को। महविश भी खुद को कंफर्टर से जो छुपाई हुई थी उसे छोड़ गई, जिसके बायस वो नीचे गिर गया और उसे कर गया। वरना कमर से पकड़े उठाता हमाद उसे बिस्तर के पास ले जाने लगा। महविश भी अपनी टांगों को उसकी कमर के गिर्द लपेट गई। इसकी तो बात पूरी हो रही थी, हमाद का साथ मिल रहा था उसे, जिसके बायस हनान को बुला भला कही जा रही थी। वो बिस्तर पर लेटाते वो जहाँ जिस बात में पुरजोश हुए उसे चूमने लगा था, वहीं हमाद उसके सीने को अपने हाथों से मसले भी जा रहा था। महविश उसकी जीन्स पर हाथ को फेरती बटन खोलने में मसरूफ़ हो गई। वो बेबाक किस्म की लड़की थी। कुछ महीनों से उनके दरमियान यही सब चल रहा था। गरीब घराने के होने का बायस ख्वाहिश यही थी उसकी, जिसकी हमाद उसे अपनी इज्जत बना ले। इसी बायस वो हर हद को पार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। घर में दाखिल होते हनान हाल में बैठी सब्ज़ी काटने में मसरूफ़ रीबा से मुखातिब हुआ। वालेकुम सलाम मेरी जान, इतने अरसे बाद अपनी आंटी की याद आई तुम्हें? रोज़ाना हमाद से पूछती थी मैं तुम्हारा, लेकिन वो यही कहता कि तुम काम के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ हो। सॉरी आंटी, एक्चुअली वाकई में अब मसरूफियत बढ़ चुकी हैं, लेकिन कभी आऊँगा टाइम निकाल कर। बेटा आप अब ये मसरूफियात को छोड़ दो और शादी कर लो। रीबा उसके अकेले ज़िंदगी गुजारने का बायस बोल रही थी ताकि वो भी अपने बारे में सोच सके। आंटी मेरी परफेक्ट कर जब मुझे मिल जाएगी तब कर लूँगा शादी, फ़िलहाल ऐसा कोई सी नहीं है, बस आप दुआ करें। वैसे हाँ है, बहुत लेट हो रही है। हमें हनान का ध्यान हमाद पर गया। बेटा मैं खुद सुबह से बुला रही हूँ, लेकिन कमरे में ही पड़ा है, तुम ही जाकर निकाल लाओ इसे। न जाने इतना गैर जिम्मेदार क्यों है ये। सहमद जी बेचारे अकेले काम करते हैं, अब भी दूसरे शहर गए हुए हैं काम के सिलसिले में। मैं और ये इससे इतना नहीं होता कि बाप की कोई मदद ही कर दे। आंटी रिलैक्स, मैं समझाऊंगा उसे। मुस्कुराता हुआ खुद हमाद को लेने उसके कमरे की जानिब जाने लगा। सीढ़ियों को चढ़े वो ऊपर वाले पोर्शन पहुंचे। हमाद के रूम के पास जाए उसे नॉक किया, लेकिन रूम के अंदर से आ रही सिसकियों की आवाज़ और फास्ट फास्ट की लाग अलाप की किसी लड़की के मुंह से सुने उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। नॉक की आवाज़ को सुने हमाद, जो कि महविश के ऊपर झुके अपने जोश को दिखाने में मसरूफ़ था, अपने काम को रोके कौन है पूछा। उसके हाँफते हुए सवाल करने का बगैर जवाब दिया हनान वहाँ से चला गया। बेटा क्या हुआ? रीबा को यूँ हनान को गुस्से से घर से बाहर जाते देख सवाल करने लगी, लेकिन हनान उसका जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। बेबी कोई नहीं, चलो रुको। क्यों रुके हो? महविश उसके चेहरे को पकड़े वापस अपना अधूरा काम शुरू करने का कहने लगी, लेकिन अचानक से हमाद के दिमाग में हनान का तस्वुर आया। ओ शिट कहता महविश से दूर हटे। यार तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। हनान आया था जो शायद हमारी आवाज़ों को सुन चला गया। क्या करूं, अभी फ्रेश हुआ था मैं, लेकिन तुमने फिर से मुझे मसरूफ़ करवा दिया। अब देख लेना हनान की नाराज़गी, तुम जानती नहीं हो जब तुमसे मिला था हमारे दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ी थी, तब से हनान मुझसे नाराज़ था। 1 साल पूरा मनाया मैंने उसे, फिर मरने की धमकी देकर मनवाया था उसे। हमारा रिलैक्स, जब वो नाराज़ हो ही चुका है तो फिर छोड़ो। महविश जो कर न जाने क्यों हमाद की को हमेशा हनान के मुतल्लिक भड़काने का ही काम किया करती। यार क्या मनाना तो है मुझे बस जाना ही होगा। हमाद प्लीज़, वो नाराज़ हो चुका है, लेकिन अब क्या तुम मुझे भी नाराज़ करना चाहते हो? अधूरा काम को छोड़कर उसकी शर्ट को पकड़े वापस वो खुद पर गिराती बोली। यार महविश, हमाद से जिसे लड़की हमेशा ही भला फुसला लेती थी, अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़कियों को इस्तेमाल कर चुका था वो। और हनान की लड़ाई भी हमेशा से यही सी बात होती थी। अब भी हनान की नाराज़गी को छोड़ वह महविश की बातों में आए अधूरा काम पूरा करने लगा। अम्मी पापा कहाँ पर हैं? घर में ही बैग को छोड़े वो खौफ से भरपूर आंखों के हमरा कमरे से बाहर निकलती अपनी वालदा से आहिस्ता से बोली, बेटा वो जाने वाले हैं, दोस्त की शादी है, तुम बस कुछ देर और इंतज़ार कर लो फिर चली जाना। बार बार वो कमरे में खड़ी किसी सफ़ेद कुर्ते को पहने शख्स को देखती अपनी बेटी को आगाह करने लगी। तब तक तुम छत पर जाकर कबूतरों को दाना डाल लो, कहीं शक ना हो जाए तुम्हारे बाबा को कि तुम कमरे में क्या कर रही हो। न जाने क्यों दोनों के चेहरों पर इस कदर खौफ था। ठीक 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 है अम्मी, कहती वो बर्तन में दाने डाले दबे कदमों के साथ सीन में एक तरफ मौजूद सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। इनकी तभी ऊंची आवाज़, काफ़ी भारी आवाज़ में, कहाँ जा रही हो तुम? पूछा गया। इस शख्स की आवाज़ को सुने वो खौफ से उछलती पीछे की जाने पलटी। कहाँ हाथ कांपने शुरू हो चुके थे उसके। वो कबूतरों को खाना डालने ही के लिए जा रही है, अतिया फ़ौरन से उसकी वालदा उन्हें बताने लगी। वो तो मुझे भी देख रहा है, लेकिन ये जूते क्यों पहने हुए इसने? पाँव में पहनी चप्पल की जानिब देखते वो बोले, बाबा वो छत गर्म होती है, पाँव जलते हैं इसलिए पहन ली। कितनी मर्तबा कहा है तुमसे घर में जूतों को नहीं पहनना, फिर भी क्यों पहनती हो? रुखसाना तुम इसे समझाती क्यों नहीं? इसने छत पर दाना ही डालना है, इतनी देर में क्या जल जाएंगे इसके पाँव? या फिर सीधा
कहे ताका झाकी करनी होगी। न जाने वो एक चप्पल को पहने देख अपनी बेटी पर इल्ज़ाम तराशी क्यों करने लगे। बस कर दे मजीद साहब, ये भी आपकी ही बेटी है। हमेशा से ही इस मासूम के साथ आप फ़र्क करते आ रहे हैं। इस मासूम का क्या कसूर? एक बेटी के लिए की सज़ा एक बेटी के किए की सज़ा आप इसी क्यों दे रहे हैं? आखिर वो आपकी बेटी के साथ हो रही। इस नाइंसाफ़ी को देखती बोल ही पड़ी। एक बेटी को छूट देकर जहाँ भुगत चुका हूँ तभी उसे औकात में रखा है मैंने, ताकि ये भी वैसा काम सरअंजाम ना दे दे। उनकी बातों को सुने वो मासूम रोना शुरू हो गई। मजीद साहब, आप जानते हैं इस मासूम को छठी क्लास के बाद से आप घर पर बिठाया लिया आपने। शुक्र है जो मेरी जिद करने पर आपने प्राइवेट तौर पर इसे इम्तिहान दिलवा दिया, और घर में जूते ना पहनना, खाना भी पुरपुर नाट देना। ऐसी हरकतें करने का आखिर क्या मकसद है? रुखसाना बेगम अपनी बेटी के साथ हमेशा से हो रही नाइंसाफ़ी के मुतालिक बोलने लगी। जो कर रहा बिल्कुल दुरुस्त कर रहा। 10 साल पहले इसकी बड़ी बहन भाग निकली, हमारी इज्जत को रौंद कर चली गई। मैं वही बात दोहराना नहीं चाहता इसकी सूरत में। बस बहुत हो गया मेरे साथ। अगर ज़्यादा बहस की तो तुम दोनों का आज के दिन खाना पीना बंद। उस शख्स की सोच को देख रुखसाना बेगम खुद रोती। तो फिर ठीक है, एक मरतबा हमें ही जान ले लें हम दोनों की। वैसे भी जो ज़िंदगी आप हमें दे रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं बल्कि सज़ा कहलवाती है। रुखसाना बेगम का अपने हक में बोलना मजीद साहब को मजीद गुस्सा दिलवा गया, जिसके बाद वो आगे बढ़े और उन पर हाथ उठाने लगे। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज़ को सुने। देख लूँगा, आकर जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल। कल तक शायद वापसी हो जाए, लेकिन मेरे पीछे अगर तुम दोनों ने किसी भी कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हदायत किए वो वहाँ से चले गए। अतिया जो कि फूट फूट कर रो रही थी, आखिर एक औलाद की गई हरकत की सज़ा दूसरे को देने का मतलब अतिया की ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम तो हरगिज़ नहीं थी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें, सारा दिन उसे भूखा रखा जाता तो कभी उसे मारपीट होती। वो इस कदर डर समझ कर रहने लगी थी जिसके बायस वो क्या है ये तक भूलने लगी थी। इंसान होने के बावजूद सब ख्वाहिशात मिट चुकी थी उसकी। वो कभी घर से बाहर ना निकलती, यहाँ तक कि किसी से बात भी कैसे की जाती है उस मासूम को मालूम नहीं था। अतिया मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? बस बहुत हो गया। सोचा था तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ जाएंगे, कदर जाग जाएगी, लेकिन नहीं, इस शख्स को समझ ही नहीं आ सकती। तुम क्यों सहो ये सब कुछ? तुम ऐसे करो कि जाओ शिफा के साथ अपने दुपट्टे से अतिया के आंसू को साफ करती वो उसे समझाने लगी। अम्मी नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर बाबा को पता चल गया तो जान ले लेंगे वो मेरी। अम्मी मुझे नहीं मरना। वो इसके लिए रोती हुई अपनी वालदा को मना करने लगी। मेरी बच्ची, वो जा चुका है, सुबह तक वापसी होगी क्योंकि लाहौर में है उसके दोस्त की शादी। तो जा, तू क्यों अपनी ख्वाहिशात को दबा रही है? कितनी बेसब्री हो रही थी तू शिफा के साथ जाने के लिए। न जाने कितने सालों बाद तू घर से निकल रही है। रुखसाना बेगम के समझाने के बावजूद वो अपनी सुर्ख आंखों, जो कि रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, नफ़ी में हिलाने लगी सर। बेटा मेरी जान, इतना डरो मत। सारी ज़िंदगी तुम्हारी खौफ में ही गुजरी है। बस तुम मेरी यही दुआ है, जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूँ मैं, ताकि तू इस जहन्नुम से निकलकर खुशहाल भरी ज़िंदगी गुजार सके। अम्मी मुझे नहीं करनी शादी, मुझे डर लगता है लोगों से। बस आपके साथ रहना है मुझे। अपने बाप के बाइस हर मर्द से वो डरने लगी थी। यही बात रुखसाना बेगम को परेशान करती कि उसकी बच्ची तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी है। आखिर कैसे वो अगले घर गुजारा करेगी? दरवाजे को खटखटाए शिफा घर के अंदर दाखिल होती, यूँ अतिया को रोते देख उसके करीब आई। क्या वो आंटी अतिया रो क्यों रही है बेटा? वो बस इसके पापा ये डर रही है कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि आखिर ये बाहर गई थी। अतिया के असली खौफ की वजह वो शिफा को बताने लगी। अतिया तुम क्यों रो रही हो? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। रिलैक्स, मैं हूँ ना, इतना भी मत डरो अंकल से। और प्लीज़ चलो जल्दी, पहले लेट हो रही है हमें। नहीं शिफा मुझे नहीं जाना, वो रोती से मना करने लगी। जिससे देख ठीक है, तुम मत जाओ, मैं भी नहीं जा रही। अतिया तुम बच्ची नहीं हो, हम 19 साल की हो चुकी हो बालिग, लेकिन फिर भी ये डरना सहना। मैं हूँ ना, तुम्हें वाकई में बाहर जाने की सख्त ज़रूरत है। शिफा और अपनी वालदा के बार बार कहने पर अतिया को जाना ही पड़ा। तैयार तो वो पहले से ही, क्योंकि उसे खुद बहुत एक्साइटमेंट थी कि इतने अरसे बाद वो घर से बाहर निकली है। लेकिन अपने वालिद के बायस वो मना कर रही थी। अम्मी बुर्का कहाँ पर है? अतिया की बात पर क्या अतिया हद होती है? बुर्का पहन कर जाओगी? बस ये चादर ले लो। शिफा चलो। शिफा खुद जो कि आज़ाद ख्याल लड़की थी, इसी वजह से अतिया को भी नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी। अतिया के लाख मना करने के बावजूद शिफा उसे चादर दी, अपने साथ लिए रिक्शे में बैठ गई। दोनों जाने लगी थी। वो इतने अरसे बाद बाहर का माहौल को देख वो काफ़ी पुरसुकून सा महसूस करी थी, आज़ाद हर कैद से दूर। अतिया तुम्हें बहुत मज़ा आएगा ईटी सेंटर। मैं आज स्पेशल मुझे बुलाया है क्योंकि वहाँ पर बहुत नामी शख्स भी आने वाले हैं। हर किसी की ख्वाहिश है उनसे मिलना, लेकिन उन्हें देखना, और आज वो पूरी हो जाएगी। शिवा बेहद एक्साइटेड थी, जो कि वो अतिया को भी बताई जा रही थी। लेकिन अतिया किसी भी शख्स से मिलने से ज़्यादा खुद इन बच्चों से मिलने की ख्वाहिशमंद थी, जो यतीम थे, जिनके वालिदैन उन्हें वहाँ पर फेंक कर चले गए थे। आखिर उनकी ज़िंदगी कैसी होती है ये देखना था उसे।